बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सपेंसेस को, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ड्राइंग्स एंड अदर इनकम। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास ड्राइंग्स क्या होती हैं। जब बिजनेस ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, उसे कैपिटल कहा जाता है। अब अगर हम लोग सोल ट्रेडर की बात करें ना, तो उसने अपना सब कुछ अपने बिजनेस में लगा दिया होता है। बाद में अपने घर का खर्च चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो वो पैसा बिजनेस से लेगा। अपने घर का खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत, पैसा बिजनेस से निकालेगा, क्योंकि अपना सब कुछ तो बिजनेस पे लगा चुका था। तो इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग कहें तो बिजनेस ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता भी है और बिजनेस से कैश विड्रॉ भी करता है। तो अगर वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो आपने उसको कैपिटल बोलना है कि बिजनेस ऑनर की तरफ से कैपिटल हुआ है। लेकिन अगर वो बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है तो उसको आप लोगों ने ड्राइंग्स बोलना है। अगर बिजनेस ऑनर कैश विड्रॉ कर लेता है अपने बिजनेस में से फॉर हिज पर्सनल यूज, तो ऐसी टर्म्स को हम लोगों ने अकाउंटिंग में कहना होता है ड्राइंग्स। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि उसने इस कैश का क्या करना है, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। हम लोग उसको ड्राइंग्स के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से अगर एक करियाना स्टोर है उसका, जिसमें मतलब चीनी, ऑयल वगैरह जरूरियात जिंदगी की सारी चीजें मौजूद हैं। अब अगर क्या उसके घर में वो चीजें नहीं यूज होती होंगी, और अगर उसके घर में होती हैं तो क्या किसी और से जा कर ले या अपने बिजनेस से उठा ले? अपने बिजनेस से उठा लेगा, क्या खुद को पैसे देगा? नहीं देगा। ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती हैं, ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स भी हो सकती हैं कि अगर वो किसी किस्म की कोई गुड्स विड्रॉ करता है तब भी आपने उसको ड्राइंग्स ही कहना है। इसी तरह से बिजनेस के पास एक व्हीकल्स थी, एक गाड़ी मौजूद थी, बिजनेस के अब किसी काम की नहीं है, उसने वो गाड़ी अपने पर्सनल यूज में लेकर आ गया, ड्राइंग्स कहलाएंगी। हर वो चीज जब बिजनेस ऑनर बिजनेस में से विड्रॉ करेगा, हमने उसको ड्राइंग्स के तौर पर रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से अगर बिजनेस यूटिलिटी बिल्स पे करता है तो बिजनेस का एक्सपेंस है। लेकिन अगर बिजनेस यूटिलिटी बिल्स पे करता है बिजनेस ऑनर के घर के, तो ये ड्राइंग्स है। ऑल राइट, आई होप कि आपको ड्राइंग समझ आ चुका है। तो when cash or goods are withdrawn by owner from the business for his personal use is called drawings. All clear? ड्राइंग्स के बाद हमारे पास लास्ट डेफिनेशन आती है अदर इनकम की। इसे अदर इनकम क्यों कहा? देखो भाई, एक तो आप सेल ऑफ गुड्स करते हो, वहां से भी तो आपको पैसा मिलता है। तो बेसिकली सेल ऑफ गुड्स करने से जो अमाउंट आपको मिल रही होती है, आपने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है सेल्स के तौर पर, या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो आपको फी वगैरह मिल रही है, जैसे डॉक्टर्स को फी मिल जाती है, टीचर्स वगैरह को, लॉयर्स वगैरह को, इनको जो फी मिलती है, ये इनका प्रोफेशन होता रहता है, इसकी मेन एक्टिविटी होती रहती है। हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको अदर इनकम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अदर इनकम क्या होती है? आपकी जो वो रोजमर्रा लाइफ है ना, आप ना इसमें दो किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एक आपकी होती है प्राइमरी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी टू अर्न मनी। अब आपने ये देखना है कि बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी क्या है। हमने कहा सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, तो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स से उसे जो पैसा मिलना है ना, वो उसकी सेल्स रिकॉर्ड होंगी। हमने कहा कि ही इज अ टीचर, ये उसकी प्राइमरी एक्टिविटी है कि उसने टीचिंग करनी है, तो उस टीचिंग से उसको जो इनकम मिलनी है वो उसका रेवेन्यू है, वो उसकी अदर इनकम नहीं है। लेकिन बाद औकात बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, जो जिनके पास पैसे कमाने के लिए 2 3 4 जराए मौजूद होते हैं, तो उनमें से जो मेन एक्टिविटी होती है ना, वो तो सेल्स और रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन अगर वो किसी किस्म की कोई सेकेंडरी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, तो उन एक्टिविटीज से आने वाली जो इनकम होती है, हम उसे सेल्स या रेवेन्यू नहीं कहते, हम उसे अदर इनकम कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। भाई, एज अ प्रोफेशन मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है,
तो यहां से जो मेरी इनकम मिलेगी ना, ये मेरा रेवेन्यू है, मैं इसको अदर इनकम नहीं कहूंगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना घर होता है, तो वो एक पोर्शन पे खुद रहते हैं, दूसरा पोर्शन किराए पे दे देते हैं। वो जो क्या उनको रेंटल इनकम नहीं मिल रही, पर मंथ उनको रेंटल इनकम भी मिल रही है। अब उन्होंने जाकर जब अपनी इनकम शो करनी है तो उन्होंने अपना रेवेन्यू, अपनी सैलरी अलग से शो करनी है और अपनी रेंटल इनकम अलग से शो करनी है। वो जो रेंटल इनकम है वो अदर इनकम है। ऑलराइट, क्या भाई यहाँ इस इनकम के अलावा एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी मौजूद है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते रहते हैं जिन्होंने बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा हुआ होता है। सपोज कि उन्होंने 50 लाख रुपए रख दिए हैं, उसके ऊपर पर मंथ उन्हें 50,000 रुपए मिलते हैं अदर इनकम। हर महीने आपको 50,000 रुपए मिलता है, ये आपके अदर इनकम है। अब ये समझ लें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, कि उन्होंने साथ में कुछ रेंटल इनकम भी उनकी होती रहती है, कुछ वो मेन जो बिजनेस होता है वो भी कर रहे होते हैं, उसके अलावा बाकी एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व होते रहते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले उसकी मेन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस क्या है। जिस चीज में बिजनेस होता है वो आपने लेके जानी है सेल्स या रेवेन्यू की तरफ। उसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज होती हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं। अगर आपको उनसे कोई पैसा आ जाता है तो आपकी अदर इनकम का पार्ट बन जाता है। जैसा कि आप लोग फिक्स एसिड परचेज करते हो, अब आपका जो बिजनेस था वो फिक्स एसिड की सेल एंड परचेज तो नहीं था, वो तो आप लोग अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे कि आपकी गाड़ी, बिजनेस की गाड़ी, उसने अपने पास नॉन करंट एसिड रखा हुआ था, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी को रिप्लेस करना पड़ गया, पुरानी गाड़ी सेल करेगा। कैसा है, पुरानी गाड़ी सेल करने से हो सकता है उसे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वो 10,000 रुपए का प्रॉफिट या अपनी वो टोटल इनकम, क्या वो सेल्स के तौर पे लिखे, रेवेन्यू लिखे, क्या करेगा, अदर इनकम के तौर पर। क्या मुझे ये 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, किस तरह से, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। और अगर आपको लॉस हो जाए तो आपका एक्सपेंस है। अपने फिक्स एसिड की सेल परचेज से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपके लिए अदर इनकम, आपको लॉस होता है तो आपका एक्सपेंस बन जाता है। ऑलराइट, ये बात क्लियर। अदर इनकम को देखें, इनकम अराइजिंग अदर देन इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो नॉर्मली हम लोग जो कुछ कर रहे होते हैं उसके अलावा जो एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं उनसे आने वाली इनकम को हम लोग अदर इनकम कहेंगे, या फिर इनकम which is earned by business through its। और ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज हमारे पास होती हैं उन्हें कहा जाता है नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटीज मतलब मेन एक्टिविटीज, उनके अलावा बाकी एक्टिविटीज से उनके पास अगर किसी किस्म की बिजनेस के पास इनकम हो रही है तो ऐसी इनकम को हम लोगों ने क्या कहना होता है, अदर इनकम। एग्जाम्पल देखें, रेंटल इनकम, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, या फिर इंटरेस्ट इनकम, के बैंक में पैसा रखा हुआ है और वो पैसा महफूज है, फिक्स डिपॉजिट है और उसके ऊपर हर महीने हमें प्रॉफिट की अमाउंट मिल जाती है। जैसे लोग पेंशन लेकर आते हैं, जो मतलब जिस टाइम पे रिटायर हो रहे होते हैं, एक तो उन्हें पेंशन मिल रही होती है ना पर मंथ के हिसाब से, लेकिन साथ में एक लमसम अमाउंट भी मिलती है, वो 50 लाख से ऊपर ऊपर करोड़ों में हो जाती है। जितना अच्छा डेजिग्नेशन होता है उतनी ज्यादा अमाउंट। तो उसके लिए उसके पास ऑप्शंस होते हैं, भाई या तो बिजनेस कर लो, वो कहते हैं बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है क्यों करूं, और सारी जिंदगी कमाता रहा, मेहनत करता रहा, तो अब रेस्ट करें। तो बैंक वाले कहते हैं अपना पैसा हमारे पास रहने दो, तुम्हारा पैसा महफूज रहेगा और तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए देते रहेंगे। वो कहते हैं सुकून से मेरा घर चल रहा है, ऐसे ही किया जाता है। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम जो आपको मिल रही हो तो वो आपकी अदर इनकम बन जाती है। ऑलराइट, एनी इशू। तो हमारी ये डेफिनेशन वगैरह कंप्लीट हो गई। इनसे रेलिवेंट कुछ डिफरेंट हमारे पास डेफिनेशन हैं, जिनमें एक आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग, अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये जो हिसाब किताब हम लोगों ने रखना है
ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है, फिर उनको समराइज करना, फिर उनकी जाके इंटरप्रिटेशन करना, ये कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोगों ने करनी होती है। तो अकाउंटिंग कहती है तो वैसे तो आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो हर महीने करते रहें, चाहें तो हर 3 माह बाद मतलब हर क्वार्टर की बेसिस पे करें, चाहें तो हर हाफ ईयर के बाद कर लें, लेकिन अकाउंटिंग कहती है एनुअल बेसिस के ऊपर आप लोगों ने ये काम जरूर करना है। मतलब हर 12 माह के बाद आपने अपने बिजनेस की एनालिसिस जरूर करना है। तो हम लोग जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं वो 12 माह के लिए बना रहे होते हैं, और इस 12 मंथ्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन को हम लोग कहते रहते हैं हमारा ये एक अकाउंटिंग पीरियड है, हमारे ये एक फाइनेंशियल ईयर है। अकाउंटिंग पीरियड या फाइनेंशियल ईयर या रिपोर्टिंग पीरियड इसको कहा जा सकता है। तो देखिए अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स relates to given period of time, usually 12 months of business operations known as, अब इसको अकाउंटिंग पीरियड को क्या कुछ कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग पीरियड एंड रिपोर्टिंग पीरियड। ऑल राइट। अब ये ऐसा होता रहता है कि जरूरी नहीं है कि आप अपना बिजनेस 1 जनवरी को ही स्टार्ट करें, ये जरूरी नहीं है, आपका बिजनेस कभी भी स्टार्ट हो सकता है। सपोज कि ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी, फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर आप सेलिब्रेट करते हैं और उसी टाइम पे अपने बिजनेस का इफ्तिताह कर देते हैं, तो इसके 12 महीने कब खत्म होने हैं, 31 दिसंबर को। तो ये 12 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था ना, ये आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है। फिर जब नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी आता है ना, सेकंड अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, फिर दूसरा साल ऑफ द बिजनेस, सेकंड ईयर ऑफ द बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग अपने बिजनेस का स्टार्ट करते हो सपोज कि 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल को आपने बिजनेस का स्टार्ट किया, तो अब 31 दिसंबर एंड नहीं होने वाला, आप 31 मार्च में, मतलब आपने बिजनेस का स्टार्ट किया 1 अप्रैल ईयर 1, तो 31 मार्च ईयर 2 आपका फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, और आपने इसके सारे टाइम ड्यूरेशन की अकाउंटिंग करके देनी होगी। आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को, 1 जुलाई ईयर 1, तो 30 जून ईयर 2 फर्स्ट ईयर का एंड होना है, फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का एंड होना है, आपने ये अकाउंटिंग करके देनी है। तो यहां अकाउंटिंग पीरियड से मुराद हमारे पास होता रहता है 12 मंथ्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, कि बिजनेस को ऑपरेट करते हुए जब पूरे 12 महीने गुजर जाएं तो उस मुकम्मल टाइम पीरियड को एक अकाउंटिंग पीरियड कहना है, उसको फाइनेंशियल ईयर कहना है, उसको रिपोर्टिंग पीरियड कहना है। और हम लोगों ने जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं पर ईयर के हिसाब से होती हैं। ऑल राइट, कोई इश्यू इस डेफिनेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आती है डेफिनेशन स्टॉक, स्टॉक या इन्वेंट्री। अच्छा देखिए, ये जो आप लोग परचेजेस करके आते हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर सेल पर्पस, आप उसको परचेजेस कहते हैं, या परचेजेस बेसिकली आपकी इन्वेंट्री है। ये परचेजेस आपकी इन्वेंट्री है, हर वो सामान, हर वो गुड्स जो आप परचेज करके लाए हों फॉर सेल पर्पस, लेकिन वो अभी तक सेल ना हुई हो, ऐसी गुड्स जो अभी तक सेल ना हुई हो, वो आपकी इन्वेंट्री, वो आपका स्टॉक है। अब देखें, हमें नॉर्मली ये चेक करने की जरूरत नहीं हो, लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पर हमने जरूर देखना होता है कि हमारे पास हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कि साल के एंड पर कितना ऐसा सामान है जो अभी तक हम लोगों ने सेल नहीं किया। अब ये एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ्स में ना जाऊं, मैं पर डे पर आ जाऊं, और हम लोग एग्जांपल ले लें एक फ्रूट सेलर की, क्या उसने, आजकल मैंगो का सीजन है, तो मैंगो लेकर आया फॉर सेल पर्पस, तो वो शाम तक, इवन के रात तक मौजूद रहा, और सपोज करें कि वो 50 केजी मैंगो लेकर आया था, क्या जरूरी है कि सारे सेल करके जाए? वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि मैं सारे सेल करके जाऊं, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि डे के स्टार्ट में, मॉर्निंग में उसका रेट होता है 350 रुपए किलो, जैसे ही
थोड़ी सी शाम होती है वो 300 रुपए पर आ जाता है, और जब मगरिब की अजानें हो जाए तो 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। क्या कोशिश होती है कि मैं इसको सेल करके जाऊं। रीजन पेरिशेबल गुड्स है कि अगर वो सेल नहीं करता तो टोटल नुकसान पे चली जाएंगे, तो वो कम नुकसान बर्दाश्त कर लेगा लेकिन सेल करके जाने की कोशिश करेगा। जी जरूरी नहीं होता कि वो सारा ही सेल करके जाए, तो उसके बाद ना कुछ सामान बच जाता है जो आज के दिन वो सेल नहीं कर पाया और आज का दिन एंड हो गया। तो आज के दिन के लिए वो उसका स्टॉक है, वो उसकी इन्वेंट्री है, वो गुड्स जो सेल नहीं हो सकी वो उसकी इन्वेंट्री बन जाएगी। जब अगले दिन आएगा खुद खा के आ जाएगा, खा भी सकता था अगर खाता तो ड्राइंग्स थी, लेकिन बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत कम ऐसी सिचुएशन वो सेम वही प्रोडक्ट अगले दिन आकर उनको सेल करता है। अब देखें, एक तो वो वाली प्रोडक्ट जो रात को बच गई वो लेकर आ जाएगा, सपोज के 5 किलो आम बच गए थे वो लेकर आ जाएगा, लेकिन आज मार्केट से 40 किलो मजीद भी लेकर आ गए हैं। अब उसने अपने पास वो जो थैला सा होता है उसके ऊपर सजा के रखे हुए हैं, कस्टमर जाएगा ना सबसे पहले कल वाले आम उसको रहेगा, हालांकि उसने अपनी तरफ से मिक्स किए होते हैं, सिर्फ हमें नहीं पता चल रहा होता, उसे पता होता है उसने कौन से कॉर्नर में रखे हुए हैं। आप आम उठाते हैं ना एक कॉर्नर से, वो दूसरे कॉर्नर से 3-4 आम उसमें डाल देते हैं, क्या वो कल वाले आम पहले सेल करेगा, उसे पता है कि इन्हें अगर दोपहर पड़ गई तो इन्होंने जाया हो जाना है। तो वो वाली, तो जो आपके पास, अब इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट सीखें कि भाई फर्स्ट डे की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी होती है नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग बन जाती है। फर्स्ट ईयर की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास होती है नेक्स्ट ईयर की वो ओपनिंग बन जाती है। तो आपको अगले साल की ओपनिंग काउंट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग देखो, जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग वो इस साल की ओपनिंग बन जाएगी। ऑलराइट गुड, शाबाश। फिर नेक्स्ट डे की भी जाके क्लोजिंग फाइंड कर लो कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कहां पे यूज होता है, जो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन क्या आपको स्टॉक की समझ आ गई है कि इन्वेंट्री क्या होती है? देखिए भाई, इवन की इन्वेंट्री दोपहर को भी कैलकुलेट कर सकते हो, जितना उसकी रेडी के ऊपर, उस थैले के ऊपर जितना सामान रखा हुआ है वो सारा उसका स्टॉक है, क्योंकि अभी वो सेल नहीं हुआ, और उसमें से जो सेल हो चुका है वो सेल्स में जाके रिकॉर्ड होगा कि भाई इतना सेल हो चुका है, और जो बचा हुआ है वो उसकी इन्वेंट्री। क्लियर? तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन, अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और कॉल्ड स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। आई होप कि ये डेफिनेशन क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट, आप लोगों ने बेटा ट्रेड पेबल पढ़ा था। ट्रेड पेबल क्या होते हैं? ऐसे सप्लायर्स जिनसे हम लोग गुड्स, अच्छा जब मैं बात करूं ना गुड्स की, तो इससे मुराद होता है वो अशिया जिनमें हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग उनको गुड्स कहते रहते हैं, और वो फिर कुछ भी हो सकती हैं। तो ऐसे सप्लायर जिनसे हम लोग गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, उसे कहा जाता है ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स, और ये हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाते हैं। अब हम लोग टर्म सीखने जा रहे हैं अपने पास अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल से क्या मुराद है कि भाई मेरे बिजनेस को क्या फिक्स एसेट की जरूरत नहीं होगी? क्या वो मैंने परचेज नहीं किए होंगे? क्या सारे पैसे उनके लिए दे दिए होंगे मैंने? उधार पे जा सकते हैं, तो फिक्स एसेट पे तो उधार पे जा सकते हैं। अब वो भी तो सप्लायर ही हैं जिनसे मैं फिक्स एसेट ले रहा हूं, वो भी सप्लायर ही होते हैं। लेकिन ऐसे सप्लायर जिनसे आप लोग फिक्स एसेट परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, ऐसे सप्लायर्स को अकाउंट पेएबल कहा जाता है। मतलब आप सुनिए, अगर आपसे कहा जाए कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो इसके लिए आप लोगों ने परचेजेस, एक तो आपने परचेज किया है ना, तो परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे, साथ में जिससे परचेजेस किए हैं उसको ट्रेड पेएबल रिकॉर्ड करें। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, अगर आपसे कहा जाए व्हीकल, बिजनेस व्हीकल परचेज ऑन क्रेडिट,
तो इसके लिए एक तो आपने अपना नॉन करंट एसिड रिकॉर्ड करना है, व्हीकल्स, नॉन करंट एसिड। अब इसको परचेजिंग नहीं रिकॉर्ड करना, इसको आपने अपना नॉन करंट एसिड व्हीकल ही रिकॉर्ड करना है, लेकिन साथ में अब ट्रेड पेएबल नहीं रिकॉर्ड करना, अब अकाउंट पेएबल रिकॉर्ड करना है। ये फर्क होता है ट्रेड पेएबल में और अकाउंट पेएबल। ऑलराइट, तो अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस वगैरह हैं आपके पास जो उधार पर चल रहे हैं, तो वो भी आपके अकाउंट पेएबल ही होते हैं। आपने फर्नीचर परचेज किया है और वो फर्नीचर उधार पर परचेज किया है, तो जिससे फर्नीचर उधार पर परचेज किया है उसको आपने अकाउंट पेएबल कहना है, और जिससे गुड्स उधार पर परचेज की हैं उसको आपने ट्रेड पेएबल कहना है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है। ऑलराइट, इसी तरह से हमारे पास आ जाता है अकाउंट रिसीवेबल। आपने इससे पहले पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या था? ट्रेड रिसीवेबल हमारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको हम लोग गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, तो उसे हम लोग डेटर या ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। ऑलराइट, लेकिन बेटा मैं क्या अपने फिक्स एसिड नहीं सेल कर सकता? मैं अपने फिक्स गुड्स के अलावा अपने फिक्स एसिड भी सेल कर सकता हूँ। क्या जरूरी है कि वो मैं कैश पे ही सेल करूं? क्या वो अगर मेरे पास क्रेडिट पे सेल नहीं हो सकते? तो अगर मैं अपने कोई फिक्स एसिड सेल करता हूं क्रेडिट पर, तो उस पर्सन को जिसको मैंने फिक्स एसिड क्रेडिट पे सेल किए हैं, अब है मेरा रिसीवेबल लेकिन ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, उसको कहना है अकाउंट रिसीवेबल। ऑलराइट, तो आपको क्या ये डिफरेंस समझ आ गया? सब बच्चों को डिफरेंस क्लियर है? अब इस चीज को हम लोग समराइज करते हैं कि जब पेबल्स की बात आती है ना, तो पेबल दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेड पेबल, दूसरा होता है अकाउंट पेबल या अदर पेबल्स। ओके, ट्रेड पेबल आपको आप लोगों ने क्रेडिटर्स कहना है, अकाउंट पेबल्स को अदर पेबल्स भी कहा जा सकता है। अब फर्क सिर्फ क्या आता है, आपने देखना है कि अगर आप गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, तो ये आपके पास होगा ट्रेड पेबल। गुड्स आप क्यों परचेज कर रहे हैं? फॉर ट्रेडिंग पर्पस, फॉर ट्रेडिंग, इसीलिए ट्रेड पेबल। राइट, और जब हम लोग फिक्स एसिड परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, क्या ये फॉर ट्रेडिंग पर्पस है? तो इसके साथ ट्रेड पेबल नहीं आना, अकाउंट पेबल। ओके, इसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं रिसीवेबल्स की, तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स को कहा जाता है डेटर्स, जबकि अकाउंट रिसीवेबल को कहा जाता है अदर रिसीवेबल। अब यहां पर भी बात आ जाती है गुड्स कि भाई अगर आप लोग गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, तो सेल करना क्या आप लोगों की ट्रेडिंग नहीं था? तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, डेटर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग फिक्स एसिड सेल करते हैं, क्या वो आपकी ट्रेडिंग थी? क्या आप उसमें बिजनेस करते हैं फिक्स एसिड में? तो फिर अकाउंट रिसीवेबल। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्रॉन या बैंक ओडी। ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।